क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था निजी सार्वजनिक भूमंडलीय उपक्रम प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पार्ट नंबर 3 हम लोग करेंगे। और इसमें टॉपिक हमारा चल रहा था सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस, और उद्देश्यों में तीसरा पार्ट हम करें राजनीतिक उद्देश्य, जिसे हम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। तो इसमें जो पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे 3 पॉइंट हैं। पहला है देश की सुरक्षा या नेशनल डिफेंस। देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा संबंधी उद्योग स्थापित किए जाते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि देश की सुरक्षा संबंधी जितने भी उपकरण या इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाएँ, हथियार बनाए जाएँ, वो सारे गोपनीय तरीके से बनाए जाएँ ताकि दुश्मन देश के नागरिकों को इसकी जानकारी ना हो। तो गोपनीय रखना है, इसके लिए सरकार खुद अपने ही फैक्ट्रीज में इनको बनवाती है। भारत में जो सामरिक शस्त्र लड़ाई के जो हथियार बनाए जाते हैं वो सभी के सभी सरकारी कारखानों में ही बनाए जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है राष्ट्रीय हितों की अपेक्षाएं, रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षाएं नहीं, उपेक्षाएं कर लीजिएगा इसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी देश के हित के लिए कार्य होते हैं, जैसे परिवहन के साधन हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज हो गई या फिर बसेस हो गई, संचार के साधन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन, डाक वगैरह जो है, ये सभी देश के हित में है। सामान्य व्यक्ति को भी इसका लाभ देना है, इसलिए सरकार इनको अपने हाथ में लेती है। और थर्ड है राजनीतिक अवस्था या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कुछ सरकारें ये सोचती हैं, आइडियोलॉजी मतलब उनकी विचार इस प्रकार के होते हैं कि देश का विकास जो है वो इन पब्लिक एंटरप्राइजेज या सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा ही संभव है। प्राइवेट कंपनी अपने हित के लिए कार्य करेंगी परंतु देश के विकास के लिए कार्य नहीं करेंगी, क्योंकि ये सरकार ऐसा सोचती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करती है। नेक्स्ट हेडिंग है भारत में सार्वजनिक उपक्रम की भूमिका या उपलब्धियाँ, रोल एंड अचीवमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। भूमिका पूछी जाए, उपलब्धियाँ। भूमिका का मतलब होता है कि क्या रोल है उसका, क्या कार्य वो करती है, तो इसमें क्या से लाभ हुआ है। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय आय में योगदान, अचीवमेंट्स ऑफ द नेशनल गोल्स। राष्ट्रीय आय इसके द्वारा बढ़ती है, देश की जो शुद्ध आय में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इन संस्थाओं के द्वारा जितना भी लाभ कमाया जाता है वो सारा ही देश के हित के लिए प्रयोग किया जाता है, सरकार के हित के लिए। सरकार की इनकम इसके द्वारा बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट इसमें है आधारभूत व पूंजीगत उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड कैपिटल इंडस्ट्रीज़। आधारभूत और भौतिक पूंजीगत उद्योगों का मतलब है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत भारी चीज़ें जिसके द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे लोहा व इस्पात उद्योग हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, भारी इंजीनियरिंग के उद्योग हो गए, रसायन व उर्वरक उद्योग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जहाँ पर खाद इत्यादि बनाई जाती है, भारी मशीन उद्योग हो गए, परिवहन की सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन, बसेस बनाना, रेलगाड़ियाँ बनाना। वे सभी उद्योग जो पहले भारत में नहीं होते थे अब इस पब्लिक एंटरप्राइज के रूप में वो बनने लगे हैं। जैसे सुरक्षा के उपकरण पहले नहीं होते थे, अब बनने लगे। हवाई जहाज़ पहले नहीं बनते थे हमारे देश में, अब बनने लगे। पानी के जहाज़ बनते थे, अब बनने लगे हैं। अस्त्र शस्त्र भी बहुत कुछ हद तक हमारे देश में खुद बनने लगे हैं। उपभोक्ता वस्तुएं, घड़ियाँ इत्यादि भी इस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है बनाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट है पिछड़े हुए अविकसित क्षेत्रों का विकास या डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स। सरकार ने बहुत सारे उद्योग ऐसे क्षेत्रों में लगाए हैं जो क्षेत्र सामान्यतः पिछड़े हुए थे। इन क्षेत्रों में जब इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता है तो उसके कारण धीरे धीरे जहाँ पर इंडस्ट्री होगी वहाँ पर लोग काम करने आएंगे और वहाँ पर धीरे धीरे सुविधाएं अपने आप ही इकट्ठी होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो जब वो सुविधाएं वहाँ पर आने लगेंगी तो पिछड़े हुए क्षेत्र भी धीरे धीरे विकसित होने लगेंगे। तो सरकार का ये प्रयास रहा है कि पिछड़े क्षेत्रों को भी उठाया जाए। इसीलिए काफ़ी जो ऐसे क्षेत्र अलग अलग राज्यों में थे जो पिछड़े थे वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई गई, जैसे कि नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आसाम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार इत्यादि में ऐसे उद्योगों को इसी उद्देश्य से लगाया गया। अगला है रोजगार अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इस प्रकार के जब उद्योग लगाए जाते हैं तो इनमें लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को जो है रोज़गार मिलता है इन उद्योगों के द्वारा। तो करीब आज तक जो है 20 लाख लोगों के आसपास जो है आसानी से ही इन उद्योगों के द्वारा रोज़गार प्राप्त हो गया।
अगला 5वां पॉइंट है निर्यात वृद्धि में सहायक है कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन। निर्यात वृद्धि का मतलब यहाँ पर है विदेशों को सामान बेचना। तो 1970-71 तक ये 12.3% तक सामान जो था इनके द्वारा बनाकर निर्यात किया जाता था, विदेशों में बेचा जाता था, क्योंकि 1998-1999 में ये 26% तक सामान बनाकर विदेशों में बेचा जाता है और वहाँ से विदेशी मुद्रा हम प्राप्त करते हैं। 6 पॉइंट हमारा है लघु व सहायक उद्योगों के विकास में योगदान, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल एंड द ऑक्सिलरीज इंडस्ट्रीज। छोटे छोटे उद्योग जो हैं और जो इनके सहायक उद्योग, इन कंपनियों के जो सहायक उद्योग हैं उनका भी विकास होता है। बहुत से लघु उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक उपक्रमों की सहायता से ही की जाती है, कि जो लघु उद्योगों से कच्चा माल आएगा उसको सार्वजनिक उपक्रम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे इस प्रकार से करीब 607 जो यूनिट्स हैं या लघु उद्योग जो हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं या उनको सहारा मिला है पब्लिक इंटरप्राइजेस से। अगला पॉइंट है बीमार मिलों का पुनर्वास में सहायता। बीमार मिलों के बारे में बताया गया था कि ऐसे इंडस्ट्रीज़, ऐसी मिलें जो कि बहुत ज़्यादा हानि में चल रही थी, लॉस में जा रही थी, जिनके कि मालिक उनको बंद करने का विचार कर रहे थे, उनको सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम के रूप में अपनाया। तो रिहेबिलिटेशन रिवाइवल ऑफ द मिल्स, जैसे कि राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम जो था उसमें ये निगम जो है इसने 119 मिलों को संभाला हुआ है और उनका पुनर्वास किया और जिस पे करोड़ों रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं लगातार। अगला है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सहयोग को, कॉपरेशन इन गेटिंग द इंडिपेंडेंस। भारतीय इस्पात उद्योग से भारत विभिन्न उपकरणों व संयंत्रों के निर्माण में आत्मनिर्भर हो चुका है। बहुत सारी मशीनरी इंजीनियरिंग का सामान अब आयात नहीं करना पड़ता, अपने देश में ही हम लोग बना लेते हैं। रासायनिक केमिकल और उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स का उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में बढ़ गया। हवाई जहाज़, पानी के जहाज़, इस्पात उत्पादन भी अब हमारे देश में इन उद्योगों के द्वारा होने लगा। अगला जो उद्योग हमारा होगा या जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सार्वजनिक एंटरप्राइजेस हमारे जो हैं, अब इसके प्रकार हम डिस्कस करेंगे। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रारूप या फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो ये 3 प्रकार के हैं। एक है पहला विभागीय उपक्रम जिसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कहते हैं। दूसरे होते हैं सार्वजनिक निगम जिसको हम पब्लिक कॉरपोरेशन कहते हैं और तीसरी आती है सरकारी कंपनियां। इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले विभागीय उपक्रम या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विभागीय उपक्रम क्या चीज़ होती है? सार्वजनिक उपक्रम जो अभी हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसका ये सबसे पुराना रूप है। इसका जो प्रबंध होता है मतलब मैनेजमेंट, संचालन होता है, डायरेक्शन कि आप इस प्रकार से चलाएं, नियंत्रण कंट्रोल होता है, ये सब कुछ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से संबंधित मंत्रालय या मिनिस्ट्री जो होती है उसके अंदर ही किया जाता है। इसकी वित्त व्यवस्था मतलब पैसा जो है वो भी मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है। ये अपने वर्ष भर में जो भी कार्य इन्होंने किया है उसकी प्रगति के लिए अपने कार्यों की रिपोर्ट तैयार करते हैं और संसद में विधानसभा के सामने इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। इसके एग्जांपल जो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में हम लिख सकते हैं, जैसे इंडियन रेलवेज, डाक तार व दूरसंचार सेवा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ वो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कि हथियार जो है देश की सरकार द्वारा बनवाए जाते हैं। चित्ररंजन लोकोमोटिव्स वर्क जहाँ पर कि ज़्यादातर लोहे के बड़े बड़े वस्तुएं बनाई जाती हैं। स्पेशली हम बात करेंगे इसमें रेलवे के इंजन की। दूरदर्शन वगैरह इनके मंत्रालय जो है वो विभागीय उपक्रम के रूप में कार्य करते हैं। अब विभागीय उपक्रम या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की विशेषताओं पर आते हैं। पहला दिया गया इसका संचालन, प्रबंध व नियंत्रण, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल। ये जो विभागीय उपक्रम होते हैं ये पूर्ण रूप से उस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। मतलब मंत्रालय जो होता है, मिनिस्ट्री जो होती है उसके अधीन ये कार्य करता है। इस मंत्रालय या मिनिस्ट्री का जो मंत्री होगा वो इस उपक्रम या इस कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सेकंड पॉइंट आता है वित्त व्यवस्था, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो वित्त व्यवस्था मतलब पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, तो इसकी वित्त की पूर्ति मतलब जो पैसा आता है वो प्रतिवर्ष सरकार अपना बजट बनाती है, बजट तैयार करती है कि हमारा इतना खर्चा होगा। उस बजट में इसको रखा जाता है कि इस कंपनी के लिए भी पैसा चाहिए और सरकारी खजाने में से ये पैसे की आवश्यकता को इनकी पूरा किया जाता है।
जो भी इनकम होती है, आय होती है इन कंपनियों की, उसका कुछ भाग तो ये कंपनी अपने पास रखती हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार खर्च करती हैं। उस भाग को छोड़कर बाकी जितनी भी राशि होती है उसे दोबारा सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा है लेखा या फिर अंकेक्षण। लेखांकेक्षण मतलब अकाउंट्स की बुक को ऑडिट करवाना, जिसको हम कहेंगे ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स। सारी क्रियाएं जो इनके द्वारा की जाती हैं उस सबको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, उनका लेखा रखा जाता है और उनको ऑडिट करवाया जाता है, अंकेक्षण करवाया जाता है। इसके लिए अतिरिक्त बजट आदि के नियम यहाँ पर लागू होते हैं। अगला हमारा है कर्मचारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। इस कंपनी या जो हम कहेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इसके जो कर्मचारी होते हैं बिल्कुल सरकारी कर्मचारी की भांति कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट या नौकरी पर रखना व कार्य की शर्तें सरकार की नीति या नियमों के अनुसार होती हैं। ये बिल्कुल अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति ही कार्य करते हैं। पाँचवा पॉइंट हमारा है सरकार के विभाग के रूप में कार्य करना, वर्क्स एज ए डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट सरकार का जैसे विभाग होगा बिल्कुल वैसे ही ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कार्य करेंगे। इसका संचालन या चलाना सरकार के विभाग के अंश के रूप में किया जाता है, कि जैसे सरकार का विभाग है वैसे ही उसका ये एक पार्ट होता है। और विभागीय अधिकारी जो होते हैं उस विभाग के जितने अधिकारी होंगे वो उसके ऊपर सीधा कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है जो है छठा पॉइंट, पृथक का अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट एंटिटी। तो पृथक का अस्तित्व नहीं का मतलब होता है ये कंपनियां जो होती हैं जिनको हम कहेंगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, ये अपने नाम से कोई संपत्ति नहीं रख सकते और ना ही गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ये किसी पर केस कर सकती हैं और ना ही कोई और व्यक्ति जो है और कोई कंपनी इनके ऊपर केस कर सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा है प्रशासनिक स्वतंत्रता या एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम। क्योंकि सरकारी विभाग के रूप में ये कार्य करते हैं इसलिए प्रशासनिक स्वतंत्रता इनको प्राप्त नहीं होती। प्रशासनिक मतलब इसको चलाने की, कंट्रोल करने की स्वतंत्रता इनको नहीं होती। इनके संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप सदा बना रहता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल हमेशा इनके ऊपर होता है कि आप ऐसा करें या नहीं करें, किसी अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर पाते। अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो है विभागीय उपक्रमों के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इनके लाभ क्या है और पहला पॉइंट है इसका नियंत्रण प्रभावपूर्ण होता है क्योंकि ये सीधे मंत्रालय से संबंधित होते हैं। देयर कंट्रोल इज इफेक्टिव बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री। नियंत्रण प्रभावपूर्ण होता है मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसके कार्य को हम कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि मंत्रालय या मिनिस्ट्री जो होती है इसके ऊपर पूरा अपना नियंत्रण रखती है, चेक करती है इसके काम को। सेकंड है इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी की भांति होते हैं अतः वह पूर्ण जिम्मेवारी, विश्वास और निष्ठा से काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर जस्ट लाइक द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, देयरफॉर दे वर्क विद द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेथ एंड डेडिकेशन। यहाँ पर हमने कहा कि बिल्कुल सरकारी कर्मचारी की तरह कार्य करेंगे और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो ईमानदारी से कार्य करते हैं, विश्वास के साथ और निष्ठा से कार्य करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है इन उपक्रमों पर जनता का पूरा विश्वास होता है। इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बस सामान्य जनता पूरा विश्वास करती है क्योंकि इनके जितने भी पूरे वर्ष भर के कार्य होते हैं, उनका जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो सभी अकाउंट्स संसद या विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और उसका हिसाब किताब जो होता है पूरा ऑडिट करवाया जाता है, प्रॉपर्ली चेक करवाया जाता है। पब्लिक हैज़ फुल फेथ ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज दे प्रेजेंट देयर अकाउंट्स इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट एंड अकाउंट्स आर ऑडिटेड टू। फोर्थ पॉइंट हमारा है इसका संचालन सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार होता है, ऐसे उन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण भी बना रहता है। दे वर्क अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमिन्ड रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयरफॉर दे वर्क अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि सरकार के पूर्व निर्धारित मतलब पहले से डिसाइड किए हुए नियम होते हैं, बने हुए नियम होते हैं, उसके अनुसार ही इस ऑर्गेनाइजेशन को संचालन मतलब चलाना सरकार चलाती है और यहाँ पर सरकार का पूरा नियंत्रण भी होता है, लगातार वो चेक भी करती है। पाँचवा पॉइंट है सरकार अपने व्ययों को पूरा करने के लिए, व्यय होते हैं खर्चे, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करती है सरकार सामान्य लोगों पर, आम जनता पर टैक्स लगाती है और टैक्स लगाकर वहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपने खर्चों को सरकार पूरा करती है। परंतु जब इस प्रकार की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या इस प्रकार के विभागीय उपक्रम या इस प्रकार की कंपनियां जब सरकार के द्वारा बना ली जाती हैं तो इन कंपनियों के द्वारा भी सरकार को कुछ इनकम, कुछ लाभ होने लगता है। और जब सरकार को लगता है कि यहाँ से हमें काफ़ी लाभ हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है आम जनता पर
कम कर लगाती है, क्योंकि अब अपनी फैक्ट्रियों से उनको इनकम होने लगी, तो लोगों पर से अब कम जो टैक्स का बोझ था वो कम हो जाता है, और वो इन्हीं कंपनियों की बदौलत होता है. So normally government impose the tax on the public to meet its expenses. When the government gets sufficient income from these organizations, it then reduces the load of the tax on the public.